हेलो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। श्री राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मित्रों, मैं स्पेशल एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं विशेषकर ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, और मैं केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहा हूं जो उनके एग्जाम में विशेषकर आती हैं। ना तो मैं ज़्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल जीरो लेवल। ध्यान रखना, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको तो थोड़ा मैं समझा ही रहा हूँ, पर साथ ही साथ ये ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी, 101% मिलेंगी। और रोज़ाना मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, और रोज़ाना मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, चीज़ें समझ में भी आएंगी और बेनिफिट भी आपको पूरा पूरा मिलेगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 2 वीडियो मैं अब तक डाल चुका हूँ, ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको रैखिक समीकरण से रिलेटेड मिलेगा, दूसरा गुणनखंडों से रिलेटेड मिल जाएगा, और आज ये जो वीडियो है तो गुणनखंडों से रिलेटेड, परंतु बड़ी सिंपल अप्रोच है और बड़ा आसान ये टाइप है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा है, जरा ध्यान से देखो। जब ये कोई समीकरण दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि एक्स क्यू माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो बताइए क्या शेष आएगा। ठीक है, क्या शेष आएगा। तो आपको मैं ये क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए यहाँ समझा देता हूँ, बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा होता क्या है कि जब भी आपसे एल्जेब्रिक टाइप क्वेश्चंस में अगर ऐसे पूछे कि इससे विभाजित करें तो शेष क्या आएगा, तो फिर हमें थोड़ा सा शून्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और शून्य का मतलब क्या होता है ये आप यहाँ देख लो, समझ लो। तो देखिए इस क्वेश्चंस को तो मैं करूंगा ही, पहले मैं छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x प्लस 5 का शून्य क्या है, x प्लस 5 का शून्य बताइए, तो इसका मतलब क्या है। एक छोटी सी बात मैंने पूछी है कि x प्लस 5 का शून्य बताओ क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि साहब शून्य का मतलब तो जीरो है। नहीं, यही तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि शून्य का मतलब जीरो नहीं होता, बल्कि शून्य का मतलब ये होता है कि x का वह मान जो इस बहुपद में रख दें। ये अगर कोई बहुपद है तो इसको जीरो कर दे। कहने का मतलब x का हम ऐसा कौन सा मान रखें कि ये जीरो हो जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ प्लस के 5 है, अगर प्लस के 5 को कोई काट सकता है तो वह है माइनस का 5, और इसे हम यहाँ जब करके देखेंगे तो x की वैल्यू -5 रखने पर और ये हमारा जीरो आ जाएगा। तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि x का मान जैसे ही तुमने यहाँ -5 रखा तो ये 5 - 5 कट के जीरो आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आपको -5 रखने पर ये समीकरण जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका शून्य -5 होगा। अब आपकी समझ में आ गई होगी कि शून्य का मतलब क्या है कि x का वह मान जो समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह लो कि यदि हम x का मान रखें तो समीकरण में x का मान रखने पर जीरो हल आ जाए, जीरो निकल के आ जाए, तो इसका मतलब है कि वह उस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है और वही उसका शून्य होगा। x बराबर जो यहाँ -5 आ रहा है ये शून्य कहलाएगा। अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे मान रख के देखेंगे क्या, ये बिल्कुल नहीं। फिर ऐसी कंडीशंस में जो समीकरण दिया है जैसे x प्लस 5 है, जो भी दिया है उसको हम जीरो के बराबर रख लेंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि ये लो x की वैल्यू -5 आ गई, तो x की वैल्यू -5 आ गई। तो यहाँ शून्य का मतलब शून्य नहीं होता, बल्कि शून्य का मतलब है कि x का वह मान जो समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, वह कहलाता है उसका शून्य। दोबारा एक बार समझा देता हूं। अगर मैंने पूछा कि 2x - 5 ये कोई समीकरण है और बताइए इस समीकरण का शून्य क्या होगा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। शून्य पूछ रहा हूं कि शून्य क्या होगा। ठीक है, शून्य क्या होगा ये मैंने पूछा है। तो शून्य का मतलब जीरो मत बोल देना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि x के जो मान निकल के आते हैं जिन्हें मूल के नाम से जानते हैं, वही एक्चुअल में शून्य होते हैं उस समीकरण के। अगर ये रैखिक समीकरण है जिसमें एक घात है तो इसका मतलब एक शून्य निकल के आएगा। अगर दो समीकरण मतलब दो घात वाला समीकरण है तो उसके दो शून्य निकल के आएंगे।
3 घात वाला समीकरण है तो उसके 3 शून्य निकल के आएंगे। ये मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बताइए कि ये अगर कोई समीकरण था तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा जो 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप x का मान 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि फिर हम x जो चीज हमें 0 में लानी है उसी को हम 0 रख देते हैं और यहाँ 2x के बराबर 5 और x की वैल्यू 5/2, ये 5/2 मान आ गया। इसे कहेंगे कि ये एक शून्यक है। कल को पेपर में पूछ सकता है, ऐसे आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि 2x - 5 का शून्यक क्या है, और कल को तुम यही वहां ढूंढते रहो यार शून्यक क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ 2x - 5 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। ठीक है, ये शून्यक है, मतलब 5/2 शून्यक है। और जब 5/2 तुम इस समीकरण में रखोगे तो 101% ये 0 आ जाएगा। चाहे रख के देख लो, 2 गुणा 5/2 माइनस के 5, ये लो 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 बराबर 0 आ गया। ठीक है, आप ये चीज समझ पाए होंगे। अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और इस क्वेश्चंस को मैं बाद में करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, आपको बाद में कराऊंगा इस क्वेश्चंस को। यहां पहुंचा दो इसे तो, और अब कुछ बातें समझ लो। तो पहले तो मुझे बताओ क्या शून्य के बारे में आपकी बात समझ में आ गई क्या, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई कोई बहुपद दिया है, बहुपद, ठीक है, कि भाई x + 3 और मान लो x - 4। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इस समीकरण के शून्यक बताओ, इसके शून्यक क्या होंगे। तो आप ये कहोगे कि साहब इस समीकरण में हमें x दो जगह दिख रहा है, x + 3 और गुणा में x - 4। अगर हम गुणा करके देखेंगे तो ये दो घात समीकरण है। अभी मैंने दो घात समीकरण बना के नहीं दिया, बल्कि दो घात समीकरण के एक तरीके से फैक्टर दे दिए हैं। तो यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x के कौन कौन से मान हो सकते हैं जिस बहुपद को 0 कर दें। तो आप कहोगे साहब ये प्लस का 3 है, तो यहाँ x की जगह -3 रख दें, 100% ये 0 आ जाएगा। तो क्या दूसरी कंडीशंस हम इस वाले के बजाय अगर इस वाले में भी अगर हम x की वैल्यू +4 रख दें, -4, तब भी तो ये कट के 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर दो फैक्टर्स थे, पहले से ही हमें दिख रहा था, तो इसके दो शून्यक तो कम से कम होंगे ही होंगे। तो इसके शून्यक पूछे थे, तो इसका मतलब ये सोचो कि ये 0 कैसे आ सकता है। तो इसका मतलब है कि x + 3 के बराबर भी 0 रखा होगा, तो x की वैल्यू -3 आई होगी, और यहाँ से x - 4 के बराबर भी 0 रखा होगा, तब x की वैल्यू 4 आई होगी। तो ये शून्यक हैं, x का मान -3 और x का मान +4। मतलब ये दोनों मान ऐसे मान हैं, इनमें से या तो इसको रख दो आप इसमें, या आप इसको रख लो, तो ये हमारे समीकरण को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखा करो, मैं छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा 10-5 मिनट आपको समझाता हूँ, और आप उन्हीं चीजों के जरिए ही तो आगे बढ़िया अच्छे लेवल समझ पाओगे। तो पूरा वीडियो देखा करो, ऐसा मत किया करो कि आपने 5-7 मिनट में ये निर्णय ले लिया कि ये तो चलो हमें आता है या फिर हमें बिल्कुल नहीं आता। दोनों चीज़ों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आपको बहुत कुछ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, एक बार अब मैं इसे हटा देता हूं और आप शून्यक का मतलब समझ गए होंगे, अर्थात x का वह मान जो समीकरण को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब बात आती है इसमें 2-3 तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं आपसे। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेता है कि भाई कोई समीकरण है और उसको अगर हम किसी बहुपद से भाग दें तो बताइए शेष क्या आएगा। तो ध्यान रखना, शेष निकालना या भाजक देना या भागफल पूछ लेना, ये सब चीजें आपकी अलग अलग तरीके से निकल जाएंगी। सबसे पहली बात, अगर मैं पूछूं कि भाई शेष कैसे निकालेंगे, तो शेष निकालने के लिए आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूरा बेसिक मेहनत किया जाए। आप शेष निकालने के लिए ऐसे समझ के देखो। सबसे पहले छोटी सी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताइए कि 15 को 3 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। आप छोटी सी बात समझना, शेष क्या आएगा, भाग दें तो शेष क्या आएगा, ये मैं पूछ रहा हूं। तो आप मौखिक तौर से बता दोगे अरे यार 15 है तो 3 का फैक्टर उचित फैक्टर है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा। भाई 15 में अगर तुम 3 का भाग दोगे तो पूरा पूरा तो चला ही जाएगा और शेष 0 बच ही जाएगा। ठीक है, परंतु अगर मैं तुमसे कहूँ कि 15 में 7 का भाग दो तो शेष क्या आएगा, 7 का भाग दो
तो शेष क्या आएगा? तो आपको पहले से ही दिख रहा है कि 15 का ये उचित फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ये लो, एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही अर्थमेटिक की बात। अब आते हैं एल्जेब्रिक कंडीशंस। तो एल्जेब्रिक में होता क्या है कि हमारे लिए अगर कोई समीकरण ऐसे दे दिया क्वेश्चन, और समीकरण ऐसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x² माइनस के 2x प्लस के 3, ये पूछ रहा है समीकरण को अगर हम x प्लस 2 से भाग दें, x प्लस 2 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? तो शेष क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है, मान के चलो क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो इसका ये उचित फैक्टर हुआ, उचित खंड हुआ, मतलब उचित खंड का मतलब है कि जब इसका भाग दें तो शेष 0 आ जाए तो वो उचित खंड है, और शेष 0 ना आए तो इसका मतलब फिर वो उचित खंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम भाग लगा के देखें यहाँ? तो मैं कहूँगा अभी तो मत लगाओ, हाँ भाग लगाना भी मैं सिखाऊंगा। भाग लगाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कि x प्लस 2 का भाग दें तो भागफल क्या आएगा। तब उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक थोड़ी लगा बैठोगे, या कोई शॉर्ट टेक्निक से काम नहीं चलेगा वहाँ आपका। तो मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ, अभी शेषफल वाले क्वेश्चंस देख लो, तो भाग लगाना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाई दूंगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं सबसे पहले कि इस समीकरण का जिसका हमें भाग लगाना है, इसके शून्य क्या है। पहले तो इसको ही सेटिस्फाई करो कि x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। तो आप कहोगे x प्लस 2 के शून्य अगर निकाल लें तो इसको 0 के बराबर रख दो। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आप मोटी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आप इसको 0 के बराबर रख दो और x का मान निकाल लो। तो अगर x का मान आपने यहां से ये निकाल लिया, अगर ये इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, नो डाउट। x का मान -2 अगर तुम यहां रखोगे तो 100% 0 आएगा ये तो। अगर मान लो इसका ये उचित फैक्टर हुआ, तो जैसे x का मान आप यहां रख के देख रहे हो, ऐसे x का मान आप यहां रख के देख लो। अगर 0 आ गया तो अच्छी बात है, फिर तो हम कहेंगे उचित फैक्टर है, पूरा पूरा भाग चला गया, शेष 0 आ गया। और नहीं वरना अगर शेष 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो उचित फैक्टर नहीं है, उचित गुणनखंड नहीं है, और फिर वो हमारे लिए शेष देना शुरू कर देगा यहाँ से। और यही रीजन है कि अपन लोग यहाँ इनको 0 के बराबर क्यों रखते हैं, समझ गए होंगे। और जो यहाँ रखा है वही अपन को यहाँ सेटिस्फाई करके देखना है, क्योंकि इसने यही तो बोला है कि इसको इसमें भाग देने पर। ठीक है, तो चलो एक बार आपको समझ आ गया हो तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि x बराबर -2 इस समीकरण में रखो, और जैसे ही आप रख के देखोगे -2 का होल क्यूब प्लस के 3 -2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के 3, जब आप इसको हल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो वो शेष बचा रह जाएगा। बस मान रख के जो भी रिजल्ट आता है वही हमारा शेष होता है। तो -2 का क्यूब -8, ये बात आप जानते होंगे कि अगर कोई भी संख्या माइनस में और उसके ऊपर अगर विषम घात है, मैं छोटी छोटी जो बात होती हैं उनको साथ ही साथ बताता चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चे थोड़े से हो सकता है वो कमजोर हों। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि माइनस के ऊपर अगर 3 घात है, जैसे विषम घात है, तब तो वो माइनस की आएगी संख्या, फिर तो माइनस की संख्या आएगी। और अगर माइनस के ऊपर सम पावर चल रही हो, सम घात चल रही हो, तो फिर वो रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, यहां से इतना तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा। अब -2 का क्यूब मैंने 8 कर दिया, ये लो प्लस के 3 -2 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस के 4 आ जाएगा। यहां से मैं माइनस माइनस कर लूंगा तो प्लस के 4 आ जाएगा, और ये प्लस के 3 दे ही रखा है। तो यहाँ -8 और प्लस के 4 दिया 12, और प्लस के ये 4 है और ये प्लस के 3 है। अब आप देख लो, जोड़ लो, घटा लो, क्या आ रहा है। तो 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ, इसका मतलब आपका क्या आ रहा है, 12 में से 8 गए तो 4 और 4 8 और 3 11 है। ये लो, ये जो 11 आ रहा है ये हमारा शेष बच गया, शेष बच गया साहब ये 11। अगर मान लो यहाँ कटकटा के 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भैया इसका ये फिर उचित खंड है, इसका जब हम गुणनखंड करने बैठेंगे तो 100% ये इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा, अगर 0 आ जाए तब। अभी तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका उचित खंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस एक दो और समझा देता हूँ इसी से रिलेटेड, और चीजों को ऐसे ही समझते चलो मेरे साथ साथ, छोटी छोटी चीजें हैं ये। देखिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं,
स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना हो तो, नहीं ऐसी तो कोई खास चीज है नहीं है कि इसके लिए आप परेशान हो। फिर से देखो और एक बार समझो। एक बार फिर से देख लो मैं क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन मैंने बोला कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 8 ये कोई समीकरण है, ये मेरा कोई समीकरण है, और मैं तुमसे ये कह रहा हूं इस समीकरण को x प्लस 3 से भाग दें तो शेष क्या आएगा, x प्लस 3 से भाग दें तो शेष क्या आएगा। ठीक है, अब मोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो सीधा सीधा कि आप एक बार तो x प्लस 3 इसको 0 के बराबर ले लोगे, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, और शून्यक वही होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो 0 ला दे। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 3 इस वाले समीकरण में आप रख लो और आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास शेष क्या बच रहा है। तो x बराबर -3 रखो, तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर, माइनस के साथ -3 प्लस के 8, -3 का होल स्क्वायर अभी समझाया ही था मैंने कि अगर सम घात है माइनस के ऊपर तब तो प्लस आएगा, विषम घात है तो फिर माइनस आएगा। यहाँ सम पावर है प्लस के 9 आ जाएगा, सातिया ये 21 हो जाएगा, प्लस के ये लो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तीनों को तीनों प्लस में, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 21 और 9 30, 8 38, ये हमारा शेष बच जाएगा। ध्यान रखना ये शेष, जब शेष 0 ना बचे और शेष कुछ भी बच रहा हो यहाँ, तो हमें यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अर्थमेटिक में जब आप सवाल करोगे तो वहां आपसे ये कहा जाएगा कि माइनस का शेष नहीं बचता, परंतु यहाँ एक चर राशि है x, और x का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ माइनस में भी आ सकता है निकल के, प्लस में भी आ सकता है, और शेष 0 भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, ये शेष वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार आप समझने की कोशिश करना। ऐसे सवाल अक्सर किस तरीके से बनाता है, इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं भाई, मैं बड़ा कर दूं जिससे आप देख पाए सही से। देख रहे हो, चलिए देख लो। ये कह रहा है 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 माइनस के 3, और इसको अगर विभाजित किया जाए तो बताइए शेष क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर ये इससे भाग लगवा रहा है x³ -2 से, तो इसका मतलब इसका शून्यक देख लो, तो x³ की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब यहां से x का मान आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x का मान अगर आप यहां से निकालोगे और फिर वहां रखोगे तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां ध्यान से देखो कि पावर x की पावर 3 है, और यहाँ जो समीकरण दिया है वो 3 की पावर से विभाजित पावर दे रखी होंगी, जैसे कि x की पावर 6 दिया है, यहाँ 4x की पावर 6 -5x की पावर 3 माइनस के 3, ये एक समीकरण दिया था। अब इस समीकरण में आपको ये मान रख देना है और सीधा समझ में आ जाएगा क्या आएगा निकल कर। ठीक है, तो चलिए पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए 4 x की पावर जो 6 है, क्या मैं इसको x की पावर 3 का स्क्वायर लिख दूं क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो 6 घात है इसको मैं 3 दूनी 6 ऐसे लिख दूंगा क्या? और ये -5x का क्यू है ही, और ये लो ये -3 है, तो x की पावर 3 की वैल्यू अब आप रख सकते हो यहां से 2, और यहाँ रख दो, ये लो 4, 2 का स्क्वायर -5 गुणा 2 -3। ठीक है, तो 4 गुणा यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये -3, 4 चौका 16 माइनस के 10 और 3 13, और 16 में से 13 गए तो 3 आ गया, और ये जो 3 आ रहा है ये ए ऑप्शन है, आप देख लो आपको समझ आ गई होगी ये बात। ठीक है, देखिए मैं क्या समझा रहा हूं कि सबसे पहले तो ये x³ -2 से भाग लगवा रहा था, तो पहले हमें यहीं से शून्यक देखना होता है कि x³ को हम क्या रखें कि ये 0 ला दे, तो आपने कहा कि x³ -2 बराबर 0 रख लो, x³ की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, और आप इसमें रख दो, समझ आ जाएगा कि शेष कितना आ गया।
अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आया हो तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि x की पावर 6 को मैंने कैसे किया है, ठीक है ना। तो ये घातांक करनी में आपको चीजें वैसे समझ में आनी चाहिए कि 6 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ध्यान रखना x की पावर 6 को हम स्क्वायर का क्यूब भी कर सकते हैं। क्यों, आना तो हमारे पास में 2 3 6 ही है, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, ठीक है। तो अभी हमें x की पावर 3 नीचे लिख लेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ x की पावर 3 पर काम करना है हमें। तो x की पावर 3 सेव कर लो, सेपरेट कर लो, यही है। ओके, तो चलिए अब एक बार मैं अब इसे साफ कर रहा हूँ, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं भूल जाता हूँ ये सब चीजें कि स्क्रीनशॉट भी लेना होता है, तो मैं और नेवर ना वीडियो देख लिया करो 2 2 बार, अपने आप क्लियर होती जाएंगे। श्री राधे, बीच बीच में श्री राधे राधे बोलते रहा करो, ठीक है। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चंस को मैं फिर से साइड में कर देता हूं और आपको कुछ चीजें और बताता हूं। ये तो रहा मेरे पास में शेष निकालने वाला सिस्टम। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास में एक समीकरण दे देगा, समीकरण, ठीक है, और ऐसे करके देगा कि भाई 3x² माइनस के प्लस के 3 x प्लस के, मान लो ये 5 है, और इस समीकरण को, ठीक है, क्या कह रहा है अब ध्यान से देखना, या इस समीकरण का एक खंड x+4 हो तो k का मान क्या होगा। अब यहां इस तरीके से आपसे पूछना शुरू कर देगा कि बताइए k का मान क्या होगा। तो अब उसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। देखो, जब कोई भी सवाल जब आप देख रहे होंगे कि भाई 15 का क्या है खंड, के साथ 3 भी है और 5 भी है, या उसको ये बोल दे कि भाई ये 15 किससे विभाजित होगा, जो सर 3 से भी होगा 5 से भी होगा, और स्वयं से और 1 से तो हमेशा ही होती है कोई भी संख्या। तो इसका मतलब है जब एक खंड वाली बात आ गई तो इसका मतलब है कि इसका शून्य वही आएगा x+4 बराबर 0, और x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4। अब आप x की वैल्यू -4 यहाँ रख दो और आपको समझ आएगा कि हमें k का मान क्या मिलेगा। याद होगा आपको कि शून्य के बराबर जब हम निकाल रहे होते हैं तो 3 रख देता हूं मैं, x की वैल्यू -4 रखो, ठीक है। तो 3 -4 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस के 3, ये लो -4 और प्लस के ये 5 और इज इक्वल 0, ठीक है। समीकरण के आगे अगर 0 नहीं दिया है तो आप शून्य लगा दिया करो, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मान जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा, बराबर 0 नहीं लाएगा, तब तक वो शून्य नहीं कहलाएगा। ये x का मान -4 अगर इसका रियल में फैक्टर है तो वो x+4 को भी सेटिस्फाई करेगा जब 0 आएगा, और इसका मान जब यहाँ रखोगे तो ये भी रिजल्ट 0 ही आना चाहिए। यही बात मैं शुरू में तुमको समझा के आया हूँ और इन पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। है आसान चीज, ठीक है, बस मान ही तो रखना है और रख दो, कर लो। अब 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस के, देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये माइनस और ये -4, तो यहाँ आगे पीछे जो ये दे रखे हैं थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के प्लस। गला वाला थोड़ा ऐसा ही चलता है यार, ऑफलाइन में बोलते रहते हैं सुबह से शाम तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 4 का गुणा कर लो, माइनस माइनस तो मैंने कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 4 का गुणा 4 के और प्लस के 4 दिया 12 और प्लस के यहाँ से 5 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या रह गया, 16 तिया 48 करना और रह गया है, तो एक बार 16 तिया 48 कर लो, प्लस के 4 के प्लस के 12 और 5 17 बराबर 0। ये लो 48 और 17 जोड़ दो भाई, 4 के तो है ही, प्लस 48 और 17 जोड़ेंगे तो ये 65 आ जाएगा बराबर 0। अब 65 को इधर ले आओ, 4 के की वैल्यू आ जाएगी -65 और के की वैल्यू आ जाएगी -65/4, -65/4। क्या आप समझ पाए, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर देखो, ये चीजें पक्का है कि मैं समझा दूंगा तुम्हें, समझ में तो आ जाएंगी। क्या करना है देख लो एक बार। x+4 फैक्टर दिया है, इसको 0 के बराबर रख दिया है, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 यहाँ से उठा के रख दो, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो एक और मैं समीकरण लेता हूँ, एक और सवाल लेता हूँ और फिर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ कोई भी बहुपद कोई भी समीकरण हो सकता है, ध्यान रखना किसी भी पावर में हो सकता है। 5x⁻³ -2 k x² + k3 k + k, चलो 4 लिख देता हूँ, इंटू x + k 6। ये कह रहा है समीकरण का एक खंड x+1 हो तो बताइए k का मान क्या होगा। पहली बात तो ये मत सोचा करो कि k का मान एक ही जगह हो सकता है कि सबकी सब जगह k दे रखा हो। ठीक है, चलो देखिए कहाँ कहाँ दिया है, एक तो यहाँ 2k दिया है, एक यहाँ भी k दे दिया है, तो चलो आपसे k का मान पूछ रहा है। तो अब मुझे बताइए, टाइप सीख लो, मैं टाइप सिखा रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी का हेडक खत्म, फिर मैं क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x+1 अगर इसका एक फैक्टर है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि जो दिया है उसी को 0 करो, x+1 = 0, तो x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, -1। अगर x का मान -1 तुम इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, और अगर इसका ये खंड है तो फिर ऐसे ही सेटिस्फाई यहाँ कर दो तुरंत के तुरंत कि 0 आ रहा है क्या, तो यहाँ से आप उठा के रख दो x बराबर -1 रखो, ये लो, रखो भी लिख दिया है मैंने, रखो। ठीक है, चलो तो x का मान -1 यहाँ रख दो, 5 -1 का क्यूब -2k -1 का स्क्वायर +3 k + k4 -1 और +6 और बराबर 0। बराबर 0 रखना ही है, k का मान निकालना है। ध्यान रखना सेटिस्फाई समीकरण, इसका ये अगर खंड है तो इसका मतलब यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए चीजें समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो देखो वो फिक्स करो, बात खत्म यार, अपना मतलब सिद्ध करना है यार। ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। आज 2019 वाला रिजल्ट आया CGL का, और मैं उन बच्चों को तहे हृदय से बधाई देता हूँ, दिल से, जो बच्चे सिलेक्शन लेके उन्होंने अपने घर वालों का ही नहीं, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने गांव का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम किया है। अच्छी बात है, और मैं कहूँगा वो सफलता को बस संभाले रखना, एटीट्यूड में ना आए, बस यही होता है मेन काम। ऐसे ऐसे बच्चे सफल हो गए जो वास्तव में ही बहुत कमजोर थे, और उन्होंने अपने आप को अपनी नियति से, अपनी ईमानदारी से मेहनत किया, और फिर उसने इतनी मेहनत की, मैं ये कह सकता हूँ, और रियल में उनको ही श्रेय जाना चाहिए। ठीक है, क्यों बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो इतनी मेहनत करते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग तो बस खड़ी फसल को काटते हैं, उन्हें असली श्रेय तो उन गुरुजनों को दिया करो जिन्होंने बचपन से आपको सींचा है, उन माँ बाप को दिया करो जिन माँ बाप ने आपके लिए अपने सपनों को शायद साइड में कर दिया, और बहुत सारी कुर्बानी दी होंगी आप लोगों के लिए उन लोगों ने, और कहाँ कहाँ से कैसे पैसा लाके आपको पढ़ाया होगा। तो ठीक है, तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो जो बच्चे सफल हुए हैं, और जो सफल नहीं हो पाए वो बराबर प्रयास करते रहें, आगे मेहनत करते रहें। तो भैया एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। ठीक है तो चलिए देखिए, हमें कभी श्रेय मत देना, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको जरूर देना, जो उनको मत भूलना जो बचपन से हमें यहाँ तक लेके आए। मैं भी अपने गुरुजनों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ, और फिर मैंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य निर्माण करने में थोड़ा सा सहयोग किया है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे भी कि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलो देखिए, तो यहाँ से x का मान -1 रख दो, रख दिया। ठीक है, अब इसे हल कर लो यार, माइनस, अब डायरेक्ट कर सकते हो क्या, चलो मत करो डायरेक्ट, -1 की घात विषम घात है, ये सर प्लस में माइनस में ही आएगी, ये -2 के ये प्लस में आ जाएगा क्यों, -1 का स्क्वायर है,
यहाँ से ये देखो आगे पीछे रहती है ये चीजें, कई बार परेशान कर देती है बच्चे को। माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो ये माइनस के 3 आ जाएगा, और जब के में और 4 में गुणा होगा तो प्लस के 6 बराबर 0। चलो गुणा करो 5 का, माइनस के 5, यहाँ से माइनस का 2 के, यहाँ से इनका गुणा कर लो माइनस के 3 के, चिन्ह बदल जाएगा बेटा अंदर जाके, माइनस का के माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12, ठीक है, माइनस के 12 और प्लस के 6 बराबर 0। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो इन्हें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 के और 3 के, माइनस के 5 के, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5 ये वाला, तो माइनस के 12, माइनस के 12 है, ध्यान रखना, माइनस 5 और 12 माइनस 17, 17 में से 6 गए तो माइनस के 11 बराबर 0, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी मुझसे प्लस माइनस की कोई जल्दबाजी में गलती हो जाए तो ज़्यादा माइंड मत करना, एटीट्यूड मत दिखाना अपना, समझ जाना कि इंसान गलतियों का पुतला है, हो सकता है वो छोटी मोटी गलती किसी से भी कभी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ये के का मान आ गया, ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखना है, मान रखना, और आप खुद ही किया करो इनको। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं और आगे फिर देखो और फिर समझो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके लिए दो चर राशि दे देता है, दो चर राशि, और इस तरीके से समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के मान लो 5 बराबर 0 के दो खंड x प्लस 2 और x माइनस 3 हों तो a और b के मान क्या होंगे, a और b के मान क्या होंगे। ध्यान रखना ये कोई मैं दोघात समीकरण नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कहीं दोघात समीकरण एकदम से सोचेंगे अचानक से कहां से आ गया। सिर्फ मैं ये समझा रहा हूं कि जितनी पावर सवाल में दिख रही है x की पावर 2 है, तो जहां तक 2 पावर है तो 2 फैक्टर देके दो चर राशि हमसे पूछ सकता है। जैसे मैंने इसमें अब एक ही सवाल में ए भी पूछ लिया और आपसे बी भी पूछ लिया, ठीक है, ए भी पूछ लिया और बी भी पूछ लिया। अब ऐसा नहीं कि अकेला के पूछ रहा हूं, तो कैसे करेंगे देखिए। जब हमारे इसके शून्य देखो, शून्य कितने होंगे आप कहोगे सर, एक तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है एक बार x प्लस 2 को, एक बार x माइनस 3 को सेटिस्फाई कर सकता है 0, तो x की वैल्यू माइनस के 2 और एक बार x की वैल्यू प्लस के 3, मतलब एक बार माइनस 2 रखें 100% ये 0 आएगा, x का मान प्लस के 3 रखें 101 नहीं 102% फिर से ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस के 2 और एक प्लस के 3। दोनों वैल्यू को आप आराम से जमाओ प्यार से। x की वैल्यू सबसे पहले माइनस के 2 ये आई है, x की वैल्यू माइनस 2 रखो, तो यहां से a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के b माइनस के 2 प्लस के 5 बराबर 0, ठीक है। इसको हल कर लोगे ना, डायरेक्ट करना, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4a माइनस के 2b प्लस के 5 बराबर 0, ये लो इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब क्या करें सर, एक बार पुनः, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे थे, एक कर रहा था x बराबर -3, एक शून्य -3 आया था, एक -3 नहीं प्लस के 3, ठीक है, x बराबर प्लस के 3। अब की बार मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको समझ आए कि अब कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि अब x बराबर 3 पर काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ a 3 का स्क्वायर प्लस के b 3 प्लस के 5 बराबर 0। क्या समझ में आई। अब की बार मैंने x की जगह यहाँ जो x दिख रहा है इसकी जगह 3 रख दिया है, यहाँ भी मैंने 3 रख दिया। तो अब तुम बताओ क्या यहाँ से 9a प्लस के 3b प्लस के 5 बराबर 0, ये लो समीकरण 2 आ जाएंगे क्या। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हो, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या अब आप समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हो क्या। ये तो रैखिक समीकरण आ गए, और रैखिक समीकरण मैंने सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया है, ये बिल्कुल कर लेंगे। तो चलो करो, थोड़ा मुझे साफ करना पड़ेगा इधर से, पहले आप लिख लो अगर लिख रहे हो तो। ये वैल्यू तो उधर भी लिख दी है मैंने, तो यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, जिससे कि आपको, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखता हूँ कि आपको सही दिखे अच्छा दिखे, ठीक है।
तो अब ये दो समीकरण जो आ गए कौन कौन से आ गए, एक तो 4a माइनस के 2b प्लस के 5 बराबर 0, एक आया इसके नीचे लिख लो 9a प्लस के 3b प्लस के 5 बराबर 0, एक समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इन दोनों समीकरणों को मिला के आप हल कर दोगे क्या, ए और बी के मान निकाल लोगे क्या? ठीक है, तो आप बिल्कुल निकाल लोगे, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, या तो ए को बराबर करो, देख लो, या तो ए के गुणांकों को बराबर करो या फिर बी के गुणांकों को बराबर करो। तो मेरे हिसाब से तो बी के गुणांकों को बराबर कर लेना, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, हमें फिर घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ने से काम चल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे बताओ, फिर हम ये करेंगे कि समीकरण एक में तो 3 का गुणा कर दो और इसमें समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दो। ठीक है भैया, इसका अपोजिट इधर गुणा कर लो, इसका अपोजिट इधर गुणा कर लो, दोनों सेम हो जाएंगे। 3 का गुणा फिर हमें सब में करना है, ध्यान रखना प्रत्येक पद में करना है। ठीक है, और ऐसे ही हमें 2 का गुणा प्रत्येक पद में करना है। अब तुम बताओ क्या मैं और एक लाइन लिखूं क्या? चलो लिख देता हूँ, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, लाइन तो लग रही है, लगने दो। 3 चौका 12, ध्यान रखना 3 का गुणा कर रहा हूं मैं पहले, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 भी, 3 पंजे 15 बराबर 0, फिर 2 का गुणा कर रहा हूँ, 9 दूनी 18 प्लस के 2 तिया 6 भी और 10 बराबर 0, ये लो। ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, ग्रुप डी एनटीपीसी में भी आ सकता है और ये सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, दो चर राशि पूछ लेता है ए और बी। तो चलिए 6b से 6b कैंसिल, अब तो क्लियर है। 18 और 12 जोड़ लो, सीधा सीधा 30 है, और प्लस के 15 और 10 25 बराबर 0, 25 को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। तो 30a बराबर आ गया माइनस के 25, तो ए की वैल्यू आ गई -25/30, और 5 से काट लो -5/6, ये मान आ गया ए का। ध्यान रखना अभी ए का मान आया है, दिख रहा है ना आपको, अभी ए का मान आया है, फिर अभी ए का मान किसी भी समीकरण में रख दो, बी का मान आ जाएगा। अगर तुम समीकरण 2 में रखना चाहें तो 2 में रख दो, नीचे लिखा हुआ है, मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ। ए का मान 5/6 है, सही ना, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 9, यहाँ ए की जगह माइनस के 5/6 प्लस के 3 भी, और मैं मेरी आदत बहुत खराब है, मैं हमेशा सवाल इतना अच्छा उठा लेता हूँ कई बार अपने मन से, क्रिटिकल के बढ़िया, जिसमें सॉल्यूशन मिले, अच्छा सॉल्यूशन मिले, ऐसा नहीं कि फट्टे फट जल्दी जल्दी काट दिए, लो हो गया काम। इनसे हमें सीखने को मिलता है, बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं तो उनको देखो कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, कि मान रखना, मान रख के फिर इनको आगे करते चले गए, दो समीकरण बन गए, रैखिक समीकरण बन गए, दोनों को फिर हल कर लिया, ए का मान आ गया, और ए का मान उठा के यहाँ रख दो इस वाले समीकरण में, अब बी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो माइनस के 5 तिया 15/2, ध्यान रखना 3 का गुणा 5 में हो रहा है, और प्लस के 3 भी और प्लस के 5 बराबर 0। अब हमें यहां से थोड़ा सा भाई ऊपर नीचे हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये फिक्स वाला सिस्टम है। ठीक है, मैंने क्या है, पीडीएफ फाइल जो पीपीटी फाइल है उसी पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आगे ऊपर नीचे नहीं कर सकता बोर्ड को। अब एक बार आप भले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा साइड से बिगाड़ूंगा। ठीक है, चलिए इधर से कर देता हूँ साफ, ये समझ तो रखा ही है आपने। चलो अब ये आ गया 3b बराबर, इधर की साइड में ले आओ 15/2 को, माइनस के 15/2 है तो प्लस के हो जाएगा, और प्लस के 5 है तो माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ से 3b बराबर 2 एलसीएम ले लो, 5 दूनी 10, 15 में से 10 घटा दो, तो 3b बराबर आ जाएगा 5/2, और 3 को नीचे ले आओ तो b की वैल्यू 5/6, यहाँ b का मान 5/6 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ए का मान -5/6 आया है, बी का मान -5/6 आया है, ये मेरे आंसर है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो,
ज्यादा तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, मैंने यहाँ दो वैल्यू जो थी, एक तो x की वैल्यू -2 वो रखनी थी, और एक बार x की वैल्यू 3 रखनी थी। एक बार तो -2 रख दिया, तब समीकरण 1 आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ x बराबर, एक बार यहाँ नीचे 3 रखा है, x बराबर 3 रखा है, जब ये समीकरण आ गया दूसरा, समीकरण 1 और 2 ऊपर लिख दिया, फिर इसमें 3 का गुणा किया या 2 का किया, ये समीकरण बना लिए, और इन दोनों को हल करके a और b के मान आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ो, साफ कर दूं इसे। श्री राधे। अब अब आप चाहो तो यहां से कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो। देखिए क्या कह रहा है भाई, इससे ये देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। क्या आपको ये दिख रहा है क्या? अब देख लो। ठीक है, यदि 2x² प्लस का ax प्लस के b को x-3 से विभाजित करें तो शेष 35 आ रहा है। ठीक है, तो शेष 35 आ रहा है, और अगर 2x² प्लस bx प्लस a को x-3 से भाग करें तब शेष आ रहा है 29। तो a प्लस b का मान क्या होगा? ये ग्रुप डी का एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए अब आप सीख गए होंगे, यहाँ x-3 से भाग लगवा रहा है। ठीक है, तो x-3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3, ये लो x की वैल्यू 3 समीकरण में रख दो। समीकरण दिया है 2x² प्लस का ax प्लस के b, ये समीकरण दिया है। ठीक है, तो जब x का मान 3 रखेंगे यहां से, तो इसने साफ साफ बोला है कि भाई ध्यान रखना, जब x-3 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा अपने पास? 35। तो यहाँ अब की बार जो आ रहा है वो इसका फैक्टर नहीं बताया है, इसका गुणनखंड होता तो शेष 0 लिखते, ध्यान रखना, बराबर में। अब इसने ये कहा कि भाई इसका भाग देंगे, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि x-3 इसका कोई फैक्टर ही होगा, गुणनखंडी होगा। इसका मतलब है कि इसका यहाँ बराबर में शेष लिख देंगे। अब बराबर में 0 नहीं बल्कि शेष को लिख लेंगे, शेष 0 होता तो 0 लिख देते, और यहाँ शेष 35 है तो 35 लिख लेंगे। ये लो, अब एक बार x का मान 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस के a गुणा 3 प्लस के b बराबर 35। यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6। अरे देखिए, मैं ये कह रहा हूं यहां से कितना आ जाएगा? 3 3 9 दूनी 18, और प्लस के 3a प्लस के b बराबर 35। ये आपकी समझ में आ गई होगी। 18 को आप चाहो तो इधर ले जा सकते हो, तो यहां से आ जाएगा 3a प्लस के b बराबर 35 में से 18 गए तो 17। समीकरण 1 नाम दे दो। ये ठीक है साहब। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी दोबारा फिर कह रहा है कि भाई अगर ये कोई समीकरण है और फिर इसको x-3 से भाग दें। यहाँ पुनः फिर से कह रहा है कि अगर x-3 से भाग दें तो वही तरीका है, x-3 बराबर 0, x की वैल्यू 3, और अब की बार इस समीकरण में रख दो। समीकरण हमारे पास में क्या दिया है? 2x² प्लस के bx प्लस का a, और बराबर में शेष के लिए 0 नहीं लिखना क्योंकि शेष 29 आ रहा है, यहाँ बराबर में 29 लिख दो, शेष 29। ठीक है, ये शुरू में समझाए थे मैंने कि जीरो कब आता है? जब कोई किसी का गुणनखंड हो तब तो 0 लिखते हैं शेष, और नहीं तो वरना जो आ जाए वही शेष है। तो यहां से x की वैल्यू 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस के b 3 प्लस का a बराबर 29। तो 3 तिया यहाँ से भी वही आ गया, 3 तिया 9 2 9 दूनी 18, यहाँ से 3 भी आ जाएगा, यहाँ से प्लस का a बराबर 29। 18 को इधर ले आओ बच्चों, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 11 बच जाएगा। समीकरण 2। अब देख लो, समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या आप a और b के मान निकाल लोगे क्या? भाई
ए और बी के मान आप आराम से निकाल सकते हो, परंतु ये इतने अच्छे सवाल दिए हैं कि उसने सीधा ही ये पूछा है कि ए प्लस बी क्या होगा। आपसे ए और बी के अलग अलग मान नहीं पूछे, उसने पूछा है ए प्लस बी क्या होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें ध्यान से देखो, ये 17 समीकरण एक दिया है। क्या इन समीकरण दोनों को अगर मैं जोड़ के देखूं तो दोनों के गुणांक सेम आ जाएंगे क्या? ए और 3a 4a, 3b और 1b 4b, और यहां से 11 और 17 28। तो क्या यहां से मैं 4 से ये काट दूंगा क्या 7 बार, और ये a प्लस बी का मान 7 आ गया क्या? तो a प्लस बी का मान 7 आ गया, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ आपको a और b के मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अलग अलग मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो भले ही दोनों समीकरणों से निकाल सकते हो, आप a का भी मान निकाल सकते हो, b का भी। a और b के मान कब निकालने की जरूरत होती है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, या इंपॉर्टेंट टाइप के लो, ऐसे सवाल खूब आए हैं तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। चलो देखिए, यदि ये कोई समीकरण दिया हुआ था, इसने कहा कि x माइनस 3 से अगर हम भाग देंगे तो फिर 35 शेष बचेगा। ये नहीं कहा है कि x माइनस 3 इसका खंड है, ये कह रहा है कि x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेष हमारे पास में 35 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ठीक है, एक बार x माइनस 3 अगर शून्य के बराबर ले लिया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। अब x का मान 3 जब तुम इस समीकरण में रखोगे 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b में, तो कह रहा है कि शेष 0 नहीं बल्कि अब की बार शेष इसने व्यक्तिगत बोला है कि 35 आना चाहिए। तो ठीक है सर, जो शेष 35 लिख लेंगे हम। x की वैल्यू यहां से मैंने रख दी थी, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। देखो ये एक दो लाइन में तुमको समझाने के लिए लिख देता हूं, इनसे बोर मत हुआ करो, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, आपको सीखते चलना है, ठीक है। आसान चीजें हैं, प्रैक्टिस आप कर लोगे अपने आप ही सॉर्ट करना शुरू कर दोगे इन चीजों को। तो यहाँ से 3 3 9 दूनी 18 आ गया, ये 3a आ गया, ये b आ गया। ये लो एक बार कलर चेंज करके भले ही मैं इसके ऊपर लिखता चला जाता हूँ, ठीक है। ये 18 आ गया, यहाँ से 3a, यहाँ से b 35, 18 को इधर लाया 17 बच गया, समीकरण 1 आ गया। ऐसे ही अब की बार ये वाला समीकरण दिया हुआ है और इसमें 29 शेष है, तो बराबर में तो 29 लिख ही दोगे। समीकरण को लिख लो और x की वैल्यू 3 रख दो। तो यहाँ से 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यहाँ से 3b आ गया, ये a आ गया, ये 29 आ गया। मतलब a और 3b, a और 3b और बराबर 18 को जब इधर लाए थे तो 11 बच गया था। समीकरण 2 था ये। समीकरण 1 को यहाँ से लिख लिया था मैंने, समीकरण 1। अब इन दोनों समीकरणों को मैंने क्या किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मुझे a प्लस बी चाहिए, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने। यहाँ दोनों को जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर मैं करूंगा तो फिर मेरे पास में ये आ जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और 28 में भी 4 है, तो 4 से 4 कट गया दोनों ओर, 4 4 कॉमन लेके काट दिया, यूँ समझ लो चाहे। 7 आ गया, a प्लस बी का मान 7, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है तुम्हारे लिए यहाँ, अब एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा मैंने कर रखा है, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। चलो ले लिया होगा। कई बार ऐसा होता है, इसे साफ कर रहा हूं भैया मैं। यहाँ a प्लस बी जो पूछा है ना, a प्लस बी, ठीक है, अच्छी बात है। कई बार इसमें जरूरी नहीं, आपसे ऐसे पूछ लेता कि 2a प्लस के 3b कितना होगा, तो फिर आप यहाँ दोनों जो समीकरण आए हैं इन दोनों समीकरणों में फिर अलग अलग a और b के मान निकालोगे, a और b के फिर अलग अलग मान निकालोगे आप, जब भी तुम यहाँ a और b के मान सेट कर पाओगे, नहीं वरना फिर आपसे डायरेक्ट नहीं होने वाला। ये मैं ये समझा रहा हूँ कि दो समीकरण मेरे पास में ये आ गए थे, एक a प्लस के 3b, आप समीकरण बना के कर सकते थे, और 3a प्लस के b बराबर 17। ये लो, अब तुम किसी a को या b को अगर निकालना है तो किसी एक को समीकरण को बराबर कर लो। आपने कहा कि साहब मैं तो a के गुणांक बराबर करूंगा, तो ठीक है, तो इसमें केवल इस वाले में गुणा कर लो आप 3 का। तो 3 का गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे, ये आपको पता ही होगा, तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा, 3 का यहाँ भी होगा, 3 का यहाँ भी होगा, ठीक है। जब 3 का गुणा होगा तो लो कलर चेंज करके मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। अब तो तुम सीनियर हो गए होंगे, सीनियर मतलब समझदार, ठीक है। तो 3 का गुणा करो 3a, ठीक है। 3 का गुणा करो 3 3 9b, 3 का गुणा करो 11 3 33,
अब घटा दो, माइनस माइनस घटाने पर। घटाते कब है, जब नीचे चिन्ह और ऊपर चिन्ह एक जैसे हों तो उनको अलग अलग करना होता है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ ये माइनस माइनस के हो गए, ये लो 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ 9 भी में से 1 भी गया तो न्यू सर 8 भी आएगा। 33 में से 17 गए तो 16 आ जाएगा। और 8 से 16 को काट दो तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से तुम्हें ए और बी के मान निकालने हैं। अब तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब बी के मान को तुम किसी भी समीकरण में रख दो, ए का आ जाएगा। पहले में रखें तो पहले में रख दो, लो ए प्लस 3 गुणा 2 बराबर 11। तो ए 3 दूनी 6 को इधर ले जाओ तो 11 में से 6 गए तो 5। अब ए का मान तो आ गया 5 और बी का मान आ गया 2। तो आपसे पहले तो ए प्लस बी पूछा था, तब तो तुम यहाँ ए प्लस बी में रख दो। अलग अलग मान निकाल के भी देख लो, 7 ही आएगा। ए का मान 5 आ गया था, बी का मान 2 आ गया तो 7। तो ये तो मैंने वैसे ही बता दिया था कि यहाँ से डायरेक्ट ही कर लो, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 4 कॉमन ले लो, 4 सत्ते 28। ठीक है। जबकि इस तरीके का मान पूछेगा तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी 2, ए की वैल्यू 5 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है, तो फिर यहाँ से ये थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये लो, ये 16 आ जाएगा। ए और बी के मान रख दोगे आप। मैं पूरा सिखाता हूँ, हमेशा पूरा पढ़ाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। देखो हमारी तुम्हारी घर की बात है, फिर 1 घंटा जगेंगे, फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे रात में, पर चीजों को अधूरा मत छोड़ो। अधूरा ज्ञान यहाँ से खत्म करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पूरा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, चाहे कितना भी टाइम लगे। अब मैं एक बार इसे पूरे को हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे करो, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। x प्लस 2 से तो पूर्णतः विभाजित है लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। चलो इस टाइप को ने थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में देखना। अगला क्वेश्चन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पूरा एक समझा रखा है, ये स्वयं करना है तुम्हें, देख लो। वही पहले जैसा ही सवाल है। ये एक सवाल है जिसके अंदर क्या कह रहा है, पहले तो x माइनस के 1 वाला विभाजित, जब तो 16 शेष बच रहा है, और x प्लस 1 से विभाजित करें तो फिर -1 शेष बच रहा है यहाँ। ठीक है ना, तो देखना करके जो भी आ जाए आंसर आपका, बिल्कुल पहले की तरह ही। 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या होगा। अब तुम कर लोगे क्या, मैंने ऐसे सवाल तो खूब कराए हैं ना। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर यहाँ आपसे ये कह रहा है कि 3x² समीकरण है, ax है और प्लस के 4, ये x माइनस 8 से विभाजित है, तो फिर मुझे बताओ क्या x माइनस 8 बराबर 0 करके x की वैल्यू 8 आ जाएगी क्या, और x की वैल्यू 8 हम यहाँ रख दें तो a का मान आ जाएगा क्या। अब यहां समझ में आ गई होगी कि पूर्णतः विभाजित कह दे या गुणनखंड बोल दे, तब हम इसको शून्य के बराबर ले लेंगे। और कैसे ले लेंगे, देखो x बराबर 8 रखेंगे यहाँ, तो 3 गुणा 8 का स्क्वायर और a गुणा 8 और प्लस के 4 और बराबर 0, ये लो। अब यहां से कर लो, 8 8 64 आ जाएगा, ये तो प्लस के 8 है प्लस के 4 बराबर 0। 3 गुणा 64 करो, 3 चौक 12 192 प्लस के 8 है प्लस के 4 बराबर 0। 192 और 4 जोड़ोगे तो 196 आ जाएगा, तो 8a की वैल्यू माइनस के 196 आ जाएगी। इधर से लेफ्ट से राइट में ले आए हम 196 को, ध्यान रखना 192 प्लस के 4 बराबर 196, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस के 196/8 और 8 का भाग लगा दो, अगर चला जाए तो पूरा पूरा, -8 दूनी 16। ठीक है, फिर 3 बचेगा, 8 चौका 32, 8 5 40, 24.5 के आसपास आ रहा है माइनस में, तो ये है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ए ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सिंपल सवाल था वैसे तो। ठीक है, सिंपल सवाल इसलिए भी है क्योंकि अब आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली होगी, आपको ही करनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये क्वेश्चन है,
इससे विभाजित करें तो शेष के, ये सब ग्रुप डी एनटीपीसी के आए हुए सवाल है। मैं अपने मन से कोई सवाल नहीं यहाँ डाल रहा हूँ, ध्यान रखना। हाँ, पढ़ा जरूर अपने मन से, इतना बेस्ट रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले से ही सब चीजें आनी चाहिए, जब भी तो क्वेश्चन करोगे आप। तो शुरू का आधा घंटा तो आप मेरा बेसिक देखा करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस किया करो साथ ही साथ, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन तक मैं 3 दिन तक बेसिक ही बेसिक कराता रहूं फिर क्वेश्चंस, फिर इतने में तो तुम्हारा फ्लो टूट जाता है, फिर तुम नहीं पढ़ पाते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें। तो साथ ही साथ बेसिक, साथ ही साथ क्वेश्चंस। तो बताइए, करो, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से कर लो भाई। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे मेरे सामने, और ऑफलाइन की तरह आप पूरा प्रयास कर रहे होंगे साथ ही साथ काम करने का, मेरे साथ पढ़ने का, ठीक है। तब तो मजा भी है यार। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 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 पगला, ये बढ़िया सवाल है भाई, इसे करो। देख लो कितना अच्छा सवाल है, ग्रुप डी का आया हुआ, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको ये दिख रहा है, या फिर मैं एक काम करूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, या फिर इधर साइड में ऐसे बढ़ा देता हूं, अब दिख रहा होगा सही से, ठीक है। अब देख लो, ए का मान ज्ञात करो जब बहुपद पी एक्स बराबर ये दिया है, जहां ए कोई नियतांक है, अच्छी बात है, ए का कांस्टेंट मान हमें यहां से चलो चल ही रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 5x आ रहा है, ध्यान रखना। शेष कितना है? 5x। तो यहां आपको ये देखना कि इससे भाग दे रहा है, ये कोई फैक्टर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या यहां से माइनस का 1 आ जाएगी क्या? एक्स स्क्वायर का मान माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, ये जो समीकरण दिया है ये वाला, इस समीकरण में पहले लिख देता हूं मैं यहाँ, एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के 3। अब बराबर 0 ना लिख के जो हमारे पास शेष दिया है उसे लिख लो बराबर, शेष 0 नहीं है यहाँ शेष है माइनस के 5x, तो बराबर शेष आ गया यहाँ माइनस के 5x, इसे रख लो आप। अब आप क्या करोगे कि यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 रखना, ठीक है सर रख लेंगे, परंतु एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, यहाँ तो एक्स क्यूब है, यहाँ तो एक्स क्यूब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब को आप 2 पार्टों में खोल सकते हो, एक स्क्वायर में और एक अकेले एक्स में, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूं कि आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स लिख दें तो एक्स क्यूब होगा ना, ये बिल्कुल होगा। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर में लिखो इंटू एक्स, ऐसे करके, ठीक है। ये फिर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर, ये 2ax है, ये प्लस के 3 है, और ये माइनस के 5x है। देखो एक लाइन बढ़ गई मेरी, बस एक चीज लिखने के चक्कर में, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट मेरे साथ दे देते तो फिर मैं लिखता नहीं एक लाइन। चलिए अब तुम देखो, ये एक्स स्क्वायर जो है इसकी जगह -1 रखना है, ये ठीक है सर -1 रख दिया। अब एक्स का क्या करें, जो एक्स को चलने दो, प्लस के 3 एक्स स्क्वायर की जगह -1 और माइनस के 2ax और प्लस के 3 और बराबर माइनस के 5x। अब आप यहां से हल कर लो, माइनस के तो ये x आ जाएगा, -1 का गुणा करेंगे तो देख रहे हो ना आप, -1 का गुणा करेंगे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ग्रुप डी एनटीपीसी का बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आपको ज्यादा हल्के में भी नहीं लेना चाहिए ग्रुप डी एनटीपीसी को, ये भी आपके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, अभी तो मैं आपको प्रेम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, जब मैं चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई कौन से तरीके से ये ग्रुप डी वाले बच्चे यहाँ सेट हो सकते हैं, समझ पाएंगे, उस हिसाब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और नहीं, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अभी दिन पर दिन देखते जाना, जब मेरे रोजाना वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या वास्तव में ग्रुप डी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। और ये सब सवाल मैंने वो सवाल ले रखे हैं जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए हैं, ठीक है। चलो करो। तो ये माइनस का गुणा किया, ठीक है, यहां से 3 का करेंगे तो माइनस के 3, यहां से माइनस के 2ax, यहां से प्लस के 3 और बराबर -5x। ये देखो कितना बढ़िया बन गया, 3 से 3 कट गया। अब x ही x में रह गया, यहाँ तो -x रह गया, यहाँ माइनस के 2ax है,
और बराबर -5x। ठीक है, क्या करोगे अब, x तो सब में से काट दो, प्रत्येक पद में है, कॉमन लेके काट लो चाहे। मैं ये समझा रहा हूं, यहां से कलर चेंज करो पहले। तो ये जो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या यहाँ से x काट दूं मैं, ये x x कैंसिल, ये कट गया, तो ये सब क्या रह गया फिर, इधर समझ लो। ठीक है, नहीं आई समझ में, चलो नहीं आई तो मैं लिख देता हूँ, -x था, -2x था, बराबर -5x। तो ऐसे समझ लो, x कॉमन ले लो, माइनस के x कॉमन लो, तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस के 2a बराबर -5x। अब काट दो, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक को इधर ले आओ 5 की तरफ, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 बताओ 4, और 4 को 2 से काट दो, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, बोले तो सी ऑप्शन सही है। ये लो, ये आपका सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा सवाल है। और फिर एक बार दोबारा वीडियो को आप देख लेना, बैक में जाके। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, एक्स क्यू का जो लॉजिक है उसमें तो एक्स स्क्वायर इंटू, ये मैंने यहाँ बता ही दिया था अभी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख लेंगे, और एक्स के रूप में ये पद जो बच के आ रहे हैं वही तो बढ़िया बात है, क्योंकि शेष भी तो एक्स के रूप में दिया है। ये जो शेष दिया है ये पहले से समझ में आ जाना चाहिए था कि यार एक्स तो कटेगा 100%, क्यों शेष में एक्स दे रखा है इसमें। तो अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन ये देखो, अब भाई देखो ये बड़े सवाल बन जाते हैं, परंतु आप इनको करना x+3, ठीक है, बराबर 0 करके x की वैल्यू -3 रखना। तब तो 15 शेष है, ध्यान रखना कौन से समीकरण में रखना है, 3x² प्लस के 2ax। मैं हिंट दे रहा हूं, कराऊंगा नहीं इसे, ये बराबर 15 लिख लेना, लिख देता हूं, ये शेष है। दूसरे समीकरण में भी वही चीज है, x-3 तो 0 के बराबर, और x की वैल्यू 3 रखो। ये सवाल उम्मीद नहीं की होगी तुमने कि ग्रुप डी एनटीपीसी में ऐसे भी सवाल आए हैं। शेष 65, यहाँ शेष 65 है, तो यहाँ दो समीकरण बन गए, एक तो x का मान 3 यहाँ रखेंगे -3, और एक बार यहाँ से +3 रख लेंगे, और आप करके देखना। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस के 2a -3 प्लस के 4b बराबर 15। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं, 2 3 का स्क्वायर 3b गुणा 3 प्लस 5a बराबर 65। अब ये लो मैंने मान रख दिए, यहाँ से हल करना समीकरण 1 आएगा, यहाँ से हल करना समीकरण 2 आएगा, 1 और 2 को हल करना, यहाँ से a और b के मान निकालना। ठीक है, अच्छा सवाल है, ग्रुप डी एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है, तो आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मेरे अकेले दम से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आज भी कुछ बच्चों ने सिलेक्शन दिए मेरे लिए सीजीएल में, कस्टम इनकम टैक्स, अगर वो बने हैं तो उसका रीजन है उनकी खुद की मेहनत, खुद का जुनून, और बड़े ईमानदारी से वो टीचर के संग संग मेहनत करते हैं, खुद से करके देखते हैं। एग्जाम में हर क्वेश्चंस के लिए कोई टीचर थोड़ी जाएगा करने, करने तो आपको ही पड़ेंगे। तो अब मैंने करा दिया, आधा खुद करना देख लेना। और पहला जो सवाल इस तरीके का मैंने करवाया है, जिसमें 10 मिनट से ज्यादा मैंने समय दिया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, 2 समीकरण बन जाएंगे, यहां से ए और बी के मान निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ना, शॉर्ट बोल ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, और फिर इसको करना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। अगर मुझे यहीं से पता लगेगा कि तुमने अगर सच में ईमानदारी से मेरे साथ वीडियो देखा है और किया है, तो इसके आंसर छोड़ देना। ठीक है, जो भी आंसर आ जाए, तब तो मैं मानूंगा कि वास्तव में आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, और नहीं फिर तो मजे लेने आ रहे हो। यूट्यूब पर तो मजे बहुत हैं, आप एक बार यूट्यूब खोल लो, दुनिया भर के कॉमेडी वीडियो आ जाएंगे, दुनिया भर के गुरुजियों के वीडियो आ जाएंगे, आप देखते रहो, फिर आपके ऊपर है, आप समय खराब करो। और नहीं तो यहाँ तो मैं जब ही मानूंगा जब आप कमेंट बॉक्स में ये देंगे कि इसका आंसर क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सवाल दिया है, ऑप्शन भी दिए हैं इसके, और ये सब कुछ मैंने आधा कर भी दिया है, अब तो कर देना, बहादुर इंसान हो। चलिए, ये मैंने शुरू शुरू में कराई दिया था आपके लिए।
ये लो साहब, 3x² प्लस के ax माइनस के 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 द्वारा विभाजित है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। अब तो समझ गए होंगे यार, x बराबर 8 रख दो, बात खत्म। ठीक है, 24.5 के आसपास आया था, ये मैंने करा दिया था पहले। x माइनस 1 द्वारा 3x² प्लस के ax प्लस के 7 पूरी तरह विभाज्य, तो a का मान क्या है? पूरी तरह विभाज्य, तो a का मान क्या है? तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप बताओ। वैसे तो भाई कई बार करा दिए, पर आपको मजा आता है ऐसे सवालों को ज्यादा बार बार करने में। x का मान 1 उठा के इसमें रख दो, 3x² प्लस के ax प्लस के 7 बराबर 0 लेना। अब क्योंकि पूरी तरह विभाजित है तो शेष 0, और अगर वो शेष दे दे कि फिर तो इसका मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं है, फिर तो यहाँ शेष रख देना। ये शेष 0 तो जब आता है जब पूर्णतः विभाजित है, और जब ये कहे कि नहीं पूर्णतः विभाजित तो नहीं है परंतु इसका भाग देने पे शेष 15 बच रहा है या 4 बच रहा है, तो फिर कहानी में ट्विस्ट अलग आ जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ो, करना मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन ये देखो, ऐसे टाइप आपको भरपूर तरीके से करवाएं। 4x³ स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, आपको फिर नोट्स की टेंशन नहीं रहेगी। ये सब ग्रुप डी एनटीपीसी के आए हुए सवाल हैं भाई, ले लो स्क्रीनशॉट और घर इनको करके देखना अपनी कॉपी में। ये देखो 3y माइनस के 6 से विभाजित है, तो यूं मत घबरा जाना कि 3y माइनस 6 कैसे आ गया। आ गया, ये लो 3y माइनस के 6 बराबर 0, तो 3y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 6 आ गया तो y का मान आ जाएगा अब की बार 2, और y का मान 2 आप उठा के समीकरण में डाल दो, 15y³ क्या तो आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हम खुद ही कर लेते यार, ये क्यों करा रहे हैं सही बात है, आपके नसीब का तो मुझे नहीं खाना चाहिए, आप ही करना। ये लो ठीक है, y का मान 2 इसमें उठा के रख दो, y का मान 2 रख दो। ठीक है, y का मान 2 आपको यहां रखना है मैं रखूं, चलो भाई आप मेहनत कर रहे हो तो मेरे साथ मेहनत करो। 12 ठीक है, देखना जो भी रिजल्ट आ जाए, क्या रिजल्ट आ रहा है, ऑप्शन दे ही रखे हैं। अब तो कर लेना, घात वगैरह खोलना, देखो सीखोगे जब ही जब तुम खुद करोगे। चलो अभी भी इच्छा है मैं करूं लो बेटा हंसा हंसा के करा दूंगा तुम्हें फिर मैं। 15 गुणा 2 का क्यूब 8 माइनस 30 गुणा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, 2 का क्यूब कितना होता है जानते हो ना, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 केवल 4, और प्लस के 12 दूनी 24 माइनस के 12। चलो ये गुणा है ध्यान रखना, तो 15 अट्ठे 120 आ गया, यहाँ से 40 किया 120 आ गया, और इधर को 24 और माइनस के 12। ये लो 120 से 120 खत्म, 24 में से 12 गए तो 12, 12 से मतलब डी ऑप्शन से है, D4। चलिए अगला क्वेश्चन, वाह स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये बड़े बड़े सवाल हैं भाई, इनको तो मैं चाहूंगा कि तुम खुद ही करें। ठीक है, ये लो थोड़ा इधर साइड में यहाँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब सही दिख रहा होगा अब। ठीक है, इसके भी मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आपसे, ऑप्शन दे रखे हैं, नोट कर लो। बस 15-20 दिन मेरे साथ ऐसे ही करो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा तुम्हारे, 2-2 4-4 टाइप आपको मैं सिखा ही रहा हूँ, और साथ में मैं क्वेश्चंस जो यहाँ तुम्हारे लिए दे रहा हूँ इनके स्क्रीनशॉट लेके और आप काम कर लो यार, जुनूनी बन जाओ जुनूनी, और पढ़ने में बन जाओ सनकी। यूँ अब हमें पढ़ना है भाई साहब, ये बार बार मौके नहीं आते, 1 लाख वैकेंसी है, आगे समझ में। थड़ियों पे बैठने वाले थड़ियों पे बैठ रहे हैं, मजे लेने वाले और कहीं मजे ले रहे हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ साथ ही साथ मेहनत करते रहना। ठीक है, चलिए कमेंट करना, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो।
ये भी देखो कितने सवाल आए तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। उर्दू में हिंट दूं क्या, जब ये कह रहा है कि ये हमारे पास में, ठीक है, ये कोई समीकरण है और इसमें x माइनस 4 का भाग दे रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 4 जीरो, तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 उठा के इस समीकरण में रख देना, जहां शेष 32 है, ध्यान रखना शेष को बराबर में लिख देना 32, ठीक है। तो यहाँ तो x की वैल्यू 4 जमा देना, समीकरण 1 आ जाएगा, और यहाँ भी x माइनस 4 ही है, तो x माइनस 4 की वैल्यू 0, x बराबर 4, और अब की बार इस समीकरण में रख देना एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का ए, और बराबर में यहाँ शेष दिया है 35, वहां 32 है, यहाँ 35 है। अब तो कर लेना, यहाँ x की वैल्यू 4 इसमें रख देना, x की वैल्यू 4 यहाँ रख देना, दो समीकरण बनेंगे a और b के, फिर आपको मान निकालने हैं, ठीक है। कई एग्जाम में आए बेटा, ये देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और करना, मैंने हिंट दे दी। मुझे अब तुम्हारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम वास्तव में तुम्हारे संग संग मेहनत कर रहे हैं, और ईमानदारी से कमेंट करना, ईमानदारी से, ठीक है। ईगो मत बनाया करो अपने संग, ठीक है। या तो आप पढ़ो मत, पढ़ो तो अपने कोच को फॉलो किया करो, आखिर आपका कोच यार आपसे कह रहा है कि आपको ऐसे मेहनत करनी है तो ऐसे करो। सबका अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका यही है कि मैं कुछ सवाल करता हूँ और कुछ तुमको करवाता हूँ, और जो हाथों हाथ मेरे संग मेहनत करते हैं सिलेक्शन वही देंगे। एक और सवाल आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें तो शायद कुछ करेक्शन हो सकता है, इसे रहने दो, यहाँ -1 इतना देखना अगर करेक्शन है या नहीं, आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे छोड़ो, ये तो फिर गुणनखंड आ गए, द्विघात समीकरण आ गए, तो द्विघात समीकरण में कल समझा दूंगा। एक शून्य x बराबर 2 है, देख लो, इसने बिना कही आपको x का मान 2 दे दिया है। अब तुम्हें यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, x का मान 2 उठा के रखना है, और फिर आइडिया लगाना कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। यार मान जाऊं तुम्हें अगर तुमने इसको कर दिया, तो अन्य शून्य पूछे, इसका मतलब है कि इसमें 3 घातीय समीकरण है, ये एक्स क्यूब प्लस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 24, ठीक है। ये 3 घातीय समीकरण है, इसमें से एक तो दे दिया है, और बाकी के 2 और कौन से शून्य होंगे, 3 घातीय है तो 3 शून्य संभव है इसके। अब एक शून्य दे दिया है, तो अन्य शून्य देख लो, मैंने बताया ना शून्य को बहुत से बच्चों को तो परिभाषा ही नहीं पता होगी शुरुआत में, शून्य क्या होते हैं। शून्य का मतलब ये होता है, ये पूछा अन्य शून्य, शून्य का मतलब है कि जो मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करके 0 ला दे, वो है उसका शून्य कहलाएगा। चलो मैं करा देता हूँ सवाल, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन जो दे रखा है इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। चलिए, बहुत टाइम लग जाएगा अगर इसका त्रिघातीय समीकरण शेषफल प्रमेय से करने लग गए तो। आप क्या करोगे, ऑप्शन से आप रखना शुरू कर दो, जो ऑप्शन 0 दे दे वही कहानी खत्म कर देगा इसकी। जैसे पहला ऑप्शन -3, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कह रहा है, -3,5, तो आप एक बार x का मान -3 रख दो इसमें, एक्स क्यूब प्लस के 5 माइनस के 3 प्लस के 5 माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 24। देखना रिजल्ट 0 आ जाए तो उसका शून्य है, और नहीं तो वरना फिर वो उसका शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो -3 का क्यूब माइनस के 27, 9 पंजे 45, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 माइनस के 24, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देख लो यहाँ तो माइनस की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, 27 है, 45 है, 24 है, तो हल करने की जरूरत कहाँ है। तो -3 वाला तो नहीं है, -3 वाला नहीं है, तो इसका मतलब एक तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक सी ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि इनमें -3 है। अब -2 और प्लस के 3 वाला देख लो, तो ऐसे मत देखना आप, तो बस इसमें से यूं देखना कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अगर 3 पर सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम ट्राई करेंगे कुछ दूसरा, ठीक है।
या फिर -2 पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ऑप्शन देख लो। अब की बार चलो बी ऑप्शन ले रहा हूँ, -2 और 3। तो एक्स बराबर चलो -2 पर देख लो। तो आपने कहा कि -2 का होल क्यों, +5 -2 का होल स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये ग्रुप डी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, आपको ऐसे ही सेटिस्फाई करके देखना है, और नहीं दुखी हो जाओगे आप फिर। ठीक है, तो समझदार बच्चे क्या करते हैं, यहां से कि -8 किया, यहां से 4 पंजे 20 किया, यहां से माइनस माइनस +4, और ये -24। तो भाई इस पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 24 और 8 32 हो जाएगा, और यहाँ से 24 ही रह जाएगा। तो ये 24 तो यहाँ से कट गया, चलो -8 बच गया। तो ये भी नहीं आ रहा है, तो हमारे पास में बी ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब फिर डी ऑप्शन पर सक्सेस हो रहा होगा ये। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिए थे, -3 पर तो सक्सेस ही नहीं था। एक बी ऑप्शन अब हमने -2 रख के देखा, उस पर भी नहीं आया। डी ऑप्शन पर हमारा आंसर आ जाएगा। रख के दिखा देता हूं मैं, ये लो। ठीक है, ऐसे हटाओ, तीन या चार कोई सा भी रख लो, डी ऑप्शन में एक्स बराबर 3 रखो। तो 3 का क्यूब +5 गुणा 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 -24। 3 का क्यूब 27, 9 पंजे 45, -6 -24। तो कहीं कैलकुलेशन में बेटा कोई मिस्टेक विस्टेक कर गए क्या, यहां भी 0 नहीं आ रहा है। एक्स बराबर आपने यहां से 3 रख के देखा, तो यहाँ आ गया 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर मतलब 9 पंजे 45, 3 दूनी 6, यहाँ से 24 और 36, ये भी नहीं आ रहा है 0। तो फिर इसका मतलब क्या 4 ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन करेक्शन हो सकता है क्या, या फिर हम कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। तो ये चीज आप लोग देख लेना अब। ठीक है, आप खुद से इसको करके देखना, खुद से करके देख लेना एक बार। मेरे कहने से क्या करके देखोगे कि आपको ऑप्शन से देखना है कि एक्स का मान हम इनमें से क्या रखें, क्या रखें कि ये 0 ला दे। ठीक है, शायद हमें -3 पर ही करके देखना चाहिए, कि मिस्टेक कर गए होंगे अपन लोग। एक्स बराबर -3, पहला ऑप्शन ले रहा हूं मैं। तो -3 का होल क्यूब +5 गुणा -3 का होल स्क्वायर -2 गुणा -3 -24। -3 का क्यूब -27 आ जाएगा, यहाँ से ये प्लस का आएगा 9 पंजे 45, ये भी माइनस माइनस प्लस के आएगा 3 दूनी 6 और -24। हाँ यही गलती हुई थी भाई, 27 और 24, ये -51 और 56, ये लो ये भी 51, 51 से 51 कट गया, 0 आ गया। ये -3 वाला सक्सेस हो रहा है, परंतु ये भी देख लेना -3 तो 2 में है। अब 5 और -4 में से तो 5 और रख के देख लेना एक बार, अब आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है, माइंड मत करना। पहले पता नहीं आपने या हमने ध्यान नहीं दिया, प्लस या माइनस का कोई लोचा रह गया, इसीलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक्स का मान 5 यहाँ रख दो, 5 का क्यूब 5 गुणा 5 का स्क्वायर -2 गुणा 5 और -24। ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है यार, 125 ज्यादा हो जाएगा, 25 पंजे फिर से 125 आ गया, और यहाँ से 5 दूनी 10 24, ये तो 0 नहीं आ रहा है भाई। तो फिर आप -4 और रख के देख लेना, सी ऑप्शन सही होगा फिर। ठीक है ना, ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x -1 और x +3 इसके गुणन करने तो ए और बी के देख लो।
ऐसा सवाल मैंने करवाया था शुरू में। x-1 इसका फैक्टर है, x+3 भी फैक्टर है। एक बार x-1 बराबर 0 रखना तो x की वैल्यू 1 इस समीकरण में रख देना, x² प्लस ax प्लस b। गुणनखंड कहता है तो 0 रखना है शेष, ठीक है। और एक बार x+3 फैक्टर है तो x+3 बराबर 0 तो x की वैल्यू -3 रखना। और x बराबर जब -3 रखोगे यहाँ इस वाले में रखना x² प्लस के ax प्लस के b बराबर 0। तो एक बार तो x का मान 1 रख दो यहाँ से, तो 1 प्लस a गुणा 1 प्लस के b बराबर 0। ये आ गया 1 प्लस a प्लस b बराबर 0, समीकरण नंबर 1। एक बार -3 रख दो, जमा दो बेटा यहां से, तो -3 का स्क्वायर। रात के 12 बज रहे हैं भैया, मैं रात को लेट नाइट ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। 12 क्यों, 12:30 बज गए, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस। तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3a प्लस के b बराबर 0। ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 को अब हल कर लेना, a और b के मान आ जाएंगे, इसके नीचे जमा लो। 1 प्लस का a प्लस के b 0, ये समीकरण 1 है। ये लो, इसमें तो b भी अलग ही दिख रहे हैं तुम्हें, यहां से तो कर ही लोगे यार। इतनी प्रैक्टिस, 1-1.5 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, इतनी प्रैक्टिस के बाद में तो आप यार कर ही लोगे इनको। घटा देता हूं मैं, माइनस माइनस माइनस, ये लो b से b कैंसिल, 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 3 और 1 माइनस के 4a बराबर 0। 4a की वैल्यू 8 आ जाएगी और a का मान 2। a का मान 2 आ गया, ये लो, ठीक है। और a का मान 2 समीकरण 1 में रख दो, यहाँ a बराबर 2 समीकरण 1 में रखो। 1 प्लस के 2 प्लस के b बराबर 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो b ऑप्शन सही है, और आप खुद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा लेट हो गया। अब मैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के संग आता हूँ आपके लिए। उत्साह और उमंग के साथ आपको पढ़ना है, आपको मेरे साथ क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहना है। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो मेहनत में कोई कोर कसर मत छोड़ो, ये फिर मौके बार बार नहीं आते, फिर ये मौके तुमको बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है। और लगे रहो मेरे साथ यार, ठीक है। तीसरा ये मेरा वीडियो है, ध्यान रखना। अभी चौथा, पांचवा, छठवां जैसे ही आते जाएंगे उतने ही अपन लोग भी एक्टिव होते जाएंगे, आप भी एक्टिव होते जाओगे। ऑनलाइन की दुनिया है, इनमें अगर तुमने सभ्यता से पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया, मजा है ऑनलाइन की दुनिया का, और नहीं वरना बेकार है। फिर तो वीडियो देखो और देख के फिर उसे भले ही नजरअंदाज करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं वरना कोई बात ही नहीं है। कमेंटमेंट के नाम पे आपको जो अच्छा लगे तो करना, नहीं क्वेश्चंस जो मैंने बोले हैं कि इनके लिए कमेंट करना, तो क्वेश्चंस के लिए तो कमेंट करना, जिससे मुझे पता लगे। मैं कमेंट देखता हूँ आप लोगों के कि कौन लड़का वास्तव में ही क्या लिख रहा है, कौन स्टूडेंट वास्तव में आंसर दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ कमेंट के द्वारा हमें पता रहता है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, लाइक किया करो, वीडियो को शेयर वेयर कर देना। ऑनलाइन की दुनिया है यार, मुझे बोलना पड़ता है, नहीं ऑफलाइन में तो जीवन में नहीं बोला कि तुम लड़कों को बोलो। अच्छा पढ़ाऊंगा तो लड़के अपने आप आएंगे, ठीक है। और नहीं तो कोई मतलब नहीं, मेरे चिल्लाने से लड़के थोड़ी आएंगे मेरे पास, ना ऑफलाइन में आएंगे ना ऑनलाइन में आएंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, मस्त रहो, खुश रहो। आदत है ऑफलाइन में भी गुनगुना देता हूँ, यहाँ भी गुनगुना देता हूँ, तो कुछ बच्चे बोल देते हैं सर गुनगुना दिया करो, तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है गुनगुनाना अच्छा है तो बढ़िया है।
माइंड को फ्रेश रखने के लिए बहुत जरूरी है संगीत, और संगीत एक बढ़िया चीज होती है। अच्छे अच्छा गाया करो, अच्छा अच्छा सुनाया करो, आप भी गाया करो मेरे साथ। ओके चलो, लव यू दोस्तों, गुड नाइट। लाइक कर देना, मैं फिर कह रहा हूँ, और शेयर कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं धड़ाधड़ धुआंधार पढ़ाऊं और अच्छे ढंग से और एक पूरे जुनून के संग पढ़ाऊं, तो शेयर कर दो, बोल दो दोस्तों को। ये अब एडवांस मैथ की टेंशन खत्म, खत्म मतलब खत्म। ग्रुप डी एनटीपीसी तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर बता रहा हूं, दर्शन नहीं दूंगा अपने, अगर आपने काम मेरे संग सही से नहीं किया तो। ठीक है, अगर चाहते हो कि दर्शन बराबर रहें आगे के लिए, तो फिर गुरु शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, चलो बाय बाय।